तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे आज हम लोग फिर? हाँ, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स दोनों को देखेंगे, है ना। प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है सबको पता है ना। प्लेन फिगर्स इसको बोलते हैं, एक्चुअली टू डायमेंशनल फिगर जो होता है उसको हम लोग प्लेन फिगर्स बोलते हैं। टू डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ हो और, हाँ, जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो। सॉलिड फिगर्स किसको बोलते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ तो हो ही, साथ में क्या आ जाए, यस, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है, ये क्या है ना, एक क्या है ये, हाँ जो भी है, क्यूब क्यूबाइड जो भी समझ लो ऐसा करके, या फिर ऐसा करके कोई दूसरा ही फिगर है, ये क्या है ना, ऐसा करके पिरामिड्स है, या फिर कोई और दूसरा फिगर ले लेते हैं, जैसे ये है ना, ये क्या है, प्रिज्म है। तो ऐसा करके जो भी फिगर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर्स बोलते हैं, है ना। ये सिलेंडर हो गया, है ना, बहुत घटिया सा सिलेंडर है लेकिन सिलेंडर ही बोलते हैं इससे, है ना। इस तरह का जो भी शेप है, ये क्या है, इसको कौन बोलते हैं। तो ऐसा जो भी शेप है भाई, इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड फिगर्स बोलते हैं। नहीं, सॉलिड फिगर्स देखो, सॉलिड फिगर्स दो तरह का होता है। एक होता है जो भीतर से खाली हो, है ना, और एक जो भीतर से भरा हुआ हो। तो थ्री डायमेंशनल फिगर्स में जो भीतर से भरा हुआ उसको सॉलिड फिगर्स बोलते हैं, जो भीतर से खाली है उसको हम लोग सॉलिड फिगर्स नहीं बोलते हैं, जबकि वो थ्री डी फिगर्स होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने सवाल पर, है ना। तो सवाल करने से पहले कर लेते हैं इसको इरेज। चलिए भाई, तो सवाल है हमारा, फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शेप कैसा होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो, है ना, या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। इस केस में इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसका ध्यान रखना। तो पहले अगर सवाल में कुछ दिया है तो उस तरह का फिगर जो है उसको पहले ड्रॉ कर लेना। तो अब है, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। ये हो गया बीसी बेस, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बेस। और ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ये है इसका हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब अगर ये बेस लिए हैं तो इस पर जो हाइट है ना, अगर ये बेस लेते तो इस पर जो हाइट है हम लोग उसको कंसीडर करते, ध्यान देना है ना। बेस जो लिया लिया गया है उसी के ऊपर उसका करस्पॉन्डिंग हाइट लिया जाता है ना। इस 10 सेंटीमीटर, ये कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो फटाफट बनाओ इसको। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है भाई, इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या, पहला एक फ्लोरिंग टाइल है, उसका शेप कैसा दिया है, इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। बेस दिया 24 सेंटीमीटर और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया है कि फ्लोर का एरिया कितना दिया है, 1080 मीटर स्क्वायर, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करेंगे मेंसुरेशन का, वो सारा का सारा प्लेन फिगर्स का ही करने वाले हैं। प्लेन फिगर्स का मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, यानी टू डायमेंशनल फिगर्स जो है उसका। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ऐसा ऐसा 24 सेंटीमीटर बेस वाला और 10 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड वाला टाइल जो है इस फ्लोर में, जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है, उसमें उसको कवर करने के लिए ऐसा ऐसा कितना टाइल्स का रिक्वायरमेंट होगा। यानी ऐसे ऐसे इसको अगर लगाएंगे तो कितना टाइल्स ऐसा लगेगा, ये बताना है। नंबर ऑफ टाइल्स का मतलब यही होता है। क्लियर हुआ सबको। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर बाई एरिया ऑफ वन टाइल। तो अब कितना है इसका एरिया, क्या निकालेंगे, पैरेललोग्राम का बेस कितना दिया होगा। हाँ, ध्यान क्या देना इसमें, इसका जो टाइल का डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और जो फ्लोर का एरिया दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक है ज्ञान, तो यहाँ पर देना है ध्यान, है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत टाइल का एरिया निकाले और फ्लोर के एरिया में डिवाइड कर दिया और खुश हो गए।
चलिए भाई, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, या तो फ्लोर के एरिया को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, या नहीं तो टाइल का एरिया जो है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों को एक यूनिट में बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइल का एरिया को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग इसको बना करके देखेंगे। तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या हो जाएगा, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो बेस है हमारा 0.24 और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है 0.1। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 0.024 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ द फ्लोर दिया ही है, गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। डिवाइड कर देना है इसको किससे, 0.024 मीटर स्क्वायर से, है ना। ऐसे जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, तो निकलता है हमारा नंबर ऑफ टाइल्स कितना, 45,000। ठीक है। इसको बनाने का दूसरा तरीका है ना, सेकेंड तरीका हम लोग क्या करते हैं, और भी आसानी से बना सकते हैं, इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। जो हम लोग क्या देखे अभी, हम लोग के पास क्या है, एक भाई हमारे पास क्या है, चलिए देखिए, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या डायरेक्ट दिख रहा है, एरिया ऑफ द फ्लोर और एरिया ऑफ वन टाइल। यहाँ सबसे पहले काम क्या करना है, इसको करना है, एक 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, कौन बताएगा। 1 मीटर स्क्वायर में, समझना, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर। तो 1080 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 1080 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसलिए 1080 मीटर स्क्वायर में 1080 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ द फ्लोर। एरिया ऑफ वन टाइल क्या होता है, बेस दे रखा है 24, हाइट दे रखा है 40। एरिया क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम का बी इंटू एच होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो 24 इंटू 10 कर लो, सीधा हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों आ गया सेम यूनिट में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा ही है। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या हो गया हमारा, 1080 इंटू, हाँ, 10,000 बाई 240, है ना। इसको कैंसिल आउट कर लो, 45,000 आंसर। ऐसा भी बना सकते हैं, ये ज्यादा शॉर्ट है उससे, है ना। तो दोनों ही प्रोसेस में जो भी आपको इजी लगता है उससे बना सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चींटी बेचारी हमारी परेशान है, और क्वेश्चन है कि एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, है ना। फ्लोर पर क्या क्या है, डिफरेंट पीसेस ऑफ फूड क्या है, वो स्कैटर है। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, कौन सा फूड के लिए एंट को सबसे लॉन्गर राउंड लेना पड़ेगा, है ना। समझ गए बात को, समझ गए बात को कि नहीं समझे, हाँ, नहीं समझे बात को। चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। ऐसा कुछ फूड है हमारे पास, ठीक है भाई, अब समझ में आएगा, है ना। क्या लिखा है, एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। अब कुछ एक पीसेस ऑफ फूड है, उससे हम लोग बनाते हैं कुछ डायग्राम्स, और पता करना है कि किस तरह का डायग्राम में सबसे ज्यादा पेरीमीटर होगा। क्वेश्चन का मतलब यही है, क्योंकि चींटी को सबसे ज्यादा कौन सा तरीका से सारा फूड को कलेक्ट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के सारे फिगर्स में कौन से फिगर का पेरीमीटर सबसे ज्यादा निकलेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा 3 डायग्राम है। तो चलिए भाई देखते हैं। तो इसमें एक्चुअली जो चींटी का जो हम लोगों को पूछ रहा है कि चींटी को किस में ज्यादा चक्कर करना काटना पड़ेगा, तो एक्चुअली हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है।
ठीक है। तो पहला फिगर जो है इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये दिख ही रहा है साफ साफ, सेमी सर्कल है भाई, है ना। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर या फिर पाई डी। तो अगर सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर। समझ में आया। हाँ, आर दिया हुआ है क्या, नहीं, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर को कर लेंगे, हाँ, काट के आधा, है ना। तो 2.8 है, इसको जब हम लोग रेडियस बनाएंगे तो 1.4 हो जाएगा। बहुत अच्छे। दूसरे केस में सेमी सर्कुलर एरिया भी है, साथ ही साथ ऊपर एक और फिगर है जो रेक्टेंगल का आधा कटा हुआ भाग लग रहा है ना। उसका लेंथ दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ ऊपर में जो है, यानी ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर। जितना नीचे है उतना ही ऊपर हो जाएगा। ये दिया हुआ 2.8, ये 1.5, ये 1.5, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5, यानी 3 प्लस 2.8 यानी 5.8। तो ये हो जाएगा 5.8, और उसमें ऐड कर देना है इसको, है ना। ठीक है भाई, ध्यान देना है, ये सेमी सर्कल का एरिया में ये ऐड करना है डायमीटर। जैसे अगर सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर, तो पाई आर प्लस डी, ये भी जुटेगा फिर से, तब जाकर के इसका पूरा पेरीमीटर निकलेगा। समझ गए बात को कि नहीं। ये है सर्कल। अगर इसका सिर्फ सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना मतलब इसको ऐसा सिर्फ काट के दो भाग कर दोगे, तो 2 पाई आर जो है वो है इसका सरकमफ्रेंस, है ना, सर्कल का। और इसको तुम काट के दो भाग में कर दिए तो निकल गया पाई आर। तो पाई आर जो निकला वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पेरीमीटर निकला, ये थोड़ी ना उसमें इंक्लूडेड है। इसको इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से इसमें 2 आर ऐड करना पड़ेगा, यानी डी ऐड करना पड़ेगा। 2 आर माना डी, तो क्या हो गया, पाई आर प्लस 2 आर, ऐसा ऐड करना पड़ेगा। दोनों में क्या कॉमन है, आर, है ना। और यहाँ क्या बच गया, पाई, यहाँ क्या बच गया, 2। यानी एक सेमी सर्कल जो होता है उसका जो सरकमफ्रेंस निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो गया, आर इंटू पाई प्लस 2। ये कहाँ से आया, समझ में आया, ये यहाँ से आया। पाई आर हो गया एक का, और उसके बाद नीचे वाला जो लाइन है डायमीटर, उसके लिए हम लोग डायमीटर को 2 आर लिख सकते हैं। पाई आर प्लस 2 आर, दोनों में आर है, आर कॉमन ले लिए, पाई प्लस 2 बचा। किसी को नहीं समझ में आया तो बता सकते हैं, है ना, वी विल रिपीट इट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इस तरह से इसका हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा या सरकमफ्रेंस, जो भी समझ लें। अगला केस में जो हमारा आएगा, इस केस में जो हम लोग सर्कल लेंगे, इस केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, इस केस में हमको लेना पड़ेगा पाई आर। क्या लेना पड़ेगा, पाई आर। क्यों, इसमें ये नहीं लेना है, क्या समझे, ये नहीं लेना है। समझ गए बात को। इसमें इसको हम लोग इंक्लूड किए थे, इसमें हम लोग इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो सिर्फ पाई आर से हमारा काम चल जाएगा, है ना। तो इसमें पाई आर का वैल्यू लेना है और उसमें इसको ऐड कर देना है, मतलब ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ। ठीक है भाई। तीसरा केस में आते हैं। ये 2.8 इसका डायमीटर दे रखा है, सपोज करो कि ये है, ये डायमीटर दे रखा है। इसका रेडियस पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, है ना। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, उसी तरह से पाई आर के फॉर्मूला से निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सरकमफ्रेंस, और उसके बाद 2 प्लस 2 ऐड कर देंगे। तो फटाफट तीनों का पेरीमीटर निकालें और बताएं कि कितना कितना निकला तीनों का, जल्दी। चलिए भी थोड़ा हिंट देखिए। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम लोग। पहला में इस शेप का पेरीमीटर अगर निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला भी हम लोग निकाले थे अभी। इसका डायमीटर कितना है, 2.8, बहुत अच्छे। और सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का, इस दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसका पेरीमीटर हमारा निकल जाता है। तो डायमीटर पता ही है कितना है ना, 2.8 सेंटीमीटर है। और सरकमफ्रेंस कितना है इसका, रेडियस पहले निकालना पड़ेगा। रेडियस कितना हो जाएगा, यस 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी को यहां तक में दिक्कत है, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर हमारा 2.8, 2.8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1.4 सेंटीमीटर हमारा हो गया रेडियस। उसके सरकमफ्रेंस निकाले हम लोग सेमी सर्कल का।
सरकमफ्रेंस सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर, है ना। पाई आर होता है भाई, देखो भाई, सर्कल का जो होता है ना 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का 2 पाई आर होता है, इसीलिए इसको हम लोग पाई आर लिखते हैं। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, पाई आर हो गया, है ना। पाई का वैल्यू पता है सबको, 22/7 होता है इनटू रेडियस 1.4, तो 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.2 टाइम्स में, यानी 4.4 सेंटीमीटर हमारा हो गया सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करना है, डायमीटर ऐड करना है ना। तो डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर प्लस 4.4 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। किसी को समझने में दिक्कत आई तो बताइए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताना भाई। ध्यान देना, कल एक कोई क्वेश्चन पूछा था कि पाई जो है इसका वैल्यू जो है 22/7 ही क्यों होता है, या फिर 3.14 ही क्यों होता है ना। तो ये पाई क्या है, इसके बारे में पता है किसी को, ये पाई क्या है, और ये पाई कहां से आता है, कहां से आता है भाई। तो चलिए भाई समझते हैं हम लोग पाई क्या होता है। देखो, दुनिया का कोई भी सर्कल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, छोटा सर्कल हो या दुनिया का कोई बड़ा सर्कल हो, या फिर तुम्हारा अर्थ इतना बड़ा सर्कल हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। कोई भी सर्कल हो उसका ले लेना है क्या, सरकमफ्रेंस। क्या ले लेना है, क्या ले लेना भाई, सरकमफ्रेंस। और उस सर्कल का ले लेना है क्या, डायमीटर। क्या ले लेना है, डायमीटर। क्या ले लेना है, क्या ले लेना भाई, डायमीटर। दुनिया के किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसका डायमीटर को जब डिवाइड किया जाता है तो रेशियो आता है 22/7, इसी को कहा जाता है पाई। समझ बात आई। कोई भी सर्कल उठा लो दुनिया का, कोई भी उसी सर्कल का डायमीटर लेना है, लेकिन ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लिया और किसी सर्कल का डायमीटर ले लिए, तब नहीं होगा। जो सा सर्कल लिए, जैसे मान लो ये सर्कल है, मतलब इसको कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा ना, तो ये जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस ले लिए और इसका सरकमफ्रेंस को इसके डायमीटर से डिवाइड कर दो, तो जो रेशियो आता है ना वही रेशियो होता है पाई, और वही रेशियो है 22/7। तो पाई क्या होता है, समझ में आया। पाई क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया 7.2 कहां से आया, कोई दिक्कत है भाई इसमें। 3.14 जो होता है इसी का फ्रैक्शन का जब हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें इसका वैल्यू क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है, जिसका नियरेस्ट वैल्यू, और इसका नियरेस्ट वैल्यू देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, आर्यभट्ट। इन्होंने इसका नियरेस्ट वैल्यू दिया और ये भी आज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और ये वैल्यू क्या है 3.14, ठीक है। तो सवाल बनाने वक्त हम लोग को क्या ध्यान देना है कि किस जगह पर हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, किस जगह हम लोग 3.14 लेंगे। जब हमारा रेडियस या डायमीटर, ध्यान देना है थोड़ा सा, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, जब हमारा रेडियस या डायमीटर 7 का मल्टीपल्स हो उस जगह पर वैल्यू 22/7 लेना है। अगर हमारा रेडियस या डायमीटर 7 का मल्टीपल्स नहीं है तो कन्वेंशन के तौर पर हमको पाई का वैल्यू क्या लेना चाहिए, 3.14 लेना चाहिए, इससे हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा इजी। समझ बात आई, आ गई, आ गई, बहुत अच्छे। हाल चाल सुनाओ, समझ बात आई भाई। चलिए तो आगे बढ़े। अब आगे देखिए, दूसरा फिगर था हमारे पास, ये हाइट है इसका 1.5 मीटर और इधर भी हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, और ऊपर है हमारा 2.5 सेंटीमीटर, नहीं 2.8। वेरी नाइस। तो हम लोग बीच बीच में अटेंशन भी चेक करते रहेंगे कि दिमाग यहाँ है कि कहीं घूम रहा है, अर्थ की तरह, है ना। तो ये 1.5, 2.8 और 1.5 को ऐड कर लेंगे तो हो जाता है 5.8, नहीं कितना हो जाएगा 5.8। और साथ ही साथ अब हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल का फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है पाई आर। तो सबको ऐड करके पाई आर का वैल्यू निकाल करके ऐड कर देना है, पहले आर निकालना पड़ेगा भाई। अगर डायमीटर हमारे पास 2.8 है
तो रेडियस कितना होगा? बहुत शानदार, है ना। डायमीटर बाय 2 होता है रेडियस। अगर हमारे पास डायमीटर है 2.8 तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास क्या? 2.8 बाई 2 और इसका वैल्यू होता है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? अब फिर यहीं पे ध्यान देना, जो हम लोग पिछले सवाल में ज्ञान प्राप्त किए थे उसका यहाँ एप्लीकेशन करेंगे। ज्ञान क्या प्राप्त किए थे कि किस जगह पर पाई का वैल्यू 22/7 लेना और किस जगह पर पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा अपने पास जो है दिमाग उसका करना है इस्तेमाल, है ना। और देखना है कि क्या रेडियस जो है या डायमीटर जो है वो 7 का मल्टीपल्स है। अगर वो 7 का मल्टीपल्स है तो हमको लेना है 22/7, और अगर वो 7 का मल्टीपल्स नहीं है तो हमको लेना है पाई का वैल्यू 3.14। इसमें किसी को संशय है? कहां पर क्या करना है? बहुत अच्छे। तो यहां पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर क्या करना चाहिए? यस, यहाँ पर 22/7 लेना चाहिए, क्योंकि 1.4 जो है ये 7 का मल्टीपल्स है और इजीली हमारा कैंसल आउट हो जाएगा भाई। तो आगे बढ़ते हैं और पाई का वैल्यू लेते हैं 22/7। आर का वैल्यू है 1.4 और इसको जब हम लोग खतरों के खिलाड़ी की तरह इसको कत्ल कर देते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 4.4 सेंटीमीटर। और अब हम लोग आते हैं बाकी बचा हुआ भाग का पेरीमीटर निकालते हैं, तो वो है 1.5, 1.5 और 2.8। तो इसको जब लोग ऐड ऑन करते हैं तो ये हो जाता है कितना, है ना, कितना हो जाता है भाई? 10.2, यानी ये हो गया कितना? 5.8। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5.8 और इसमें 4.4 ऐड कर दो, है ना। ये वाला पार्ट का एरिया पेरीमीटर हो गया कितना? 5.8 और इसमें ऐड कर दीजिए 4.4 जो हमारा ये एरिया निकला, ये पेरीमीटर निकला, सॉरी। और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना निकलेगा? 10.2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया 10.2 सेंटीमीटर कैसे हुआ? क्या किसी को कोई कष्ट, दुविधा, परेशानी, तकलीफ है इसमें? बहुत अच्छे, तो आगे बढ़े। अगला है हमारा एक शेप है। इस शेप में क्या देखना है? इस शेप में डायमीटर ये जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब है ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ भाई? डायमीटर दिया हुआ। बहुत अच्छे। तो डायमीटर अगर 2.8 है तो फिर से हम लोगों को अच्छे से पता है कि रेडियस क्या होना चाहिए। रेडियस होना चाहिए 1.4 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस 1.4 होगा तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा ये भी हमको अच्छे से पता है। ये हमको अच्छे से पता है। कितना निकाले थे पिछले केस में? बहुत अच्छे। और ये है 2 और ये है 2, दोनों को कर देंगे ऐड, कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा भाई? रेडियस फिर से हमारा 1.4, पाई आर करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमारा फिर से कितना निकल जाएगा? 4.4। और उसके बाद इसमें लोग ऐड करेंगे क्या? ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी 4 ऐड कर देंगे। 4.4 में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना, और बेचारी एंट जो है उसका तकलीफ समझते हैं कि किधर में उसको ज्यादा चक्कर काटना पड़ेगा। तो पहले वाले में उसको चक्कर जो काटना पड़ा तो कितना काटना पड़ा? 7.2 सेंटीमीटर। दूसरे वाले में उस बेचारी को टालना पड़ा काफी ज्यादा, 10.2 सेंटीमीटर। और तीसरे वाले में बेचारी को टालना पड़ा कितना? 8.4 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो मुझे नहीं लगता इसमें चीटी कोई तकलीफ होने वाली। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, ठीक है, क्योंकि 10.2 जो है इस तीनों में सबसे बड़ा पेरीमीटर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, हैंस फॉर शेप बी फुट पीस द एंड वुड टेक अ लॉन्गर राउंड, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? चलो आते भाई नेक्स्ट सवाल पर। अगला प्रॉब्लम हमारा, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। अब लोग देखते ट्रेपीजियम का पहले शेप देंगे कैसा। भाई तुम किसी के घर में आज तक ऐसा टेबल टॉप देखे नहीं होगे जिसका कि शेप हो कैसा? ट्रेपीजियम के जैसा। कोई बनाता है क्या अपने घर में टेबल टॉप ट्रेपीजियम जैसा? कौन बनाएगा, है ना। अगर कोई कारपेंटर बना देगा टेबल टॉप को ट्रेपीजियम जैसा तो आदमी क्या कहेगा? क्या बना कर लिया है भाई? देखो भाई, ट्रेपीजियम ये इस तरह से बनाएगा तो थोड़ा देखने में ठीक भी लगेगा, नहीं, लेकिन ट्रेपीजियम के साथ जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ट्रेपीजियम इससे भी भद्दा हो सकता है।
ट्रेपेजियम लेके आओ, क्योंकि ट्रेपेजियम के लिए जो जरूरी शर्त है वो क्या है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो नॉन पैरेलल साइड जरूरी नहीं कि इक्वल होगा, वो इससे भी घटिया टेबल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कौन आदमी अपने घर में ऐसा टेबल बनाना चाहेगा भाई, है ना। मैथमेटिक्स तो क्या ना क्या कर देता है, है ना। तुम्हारे घर में अगर ऐसा टेबल भी हो तो तुम कारपेंटर को बुला के कहोगे कि इसको थोड़ा ऐसा सीधा कर दीजिए, कम से कम पैरेललोग्राम बना दीजिए, है ना। समझ गए बात को। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं आगे। तो द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। अब बोल रहा है तो मान लो कि ट्रेपेजियम जैसा है ना, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी का टेबल टॉप ट्रेपेजियम जैसा नहीं देखा है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ट्रेपेजियम है तो उसमें पैरेलल साइड्स होगा ना, जैसे ये है और ये है, पैरेलल साइड्स है ना। तो ये दिया है, कौन बोला नहीं, पैरेलल है, नहीं दिख रहा है क्या ये, अब ये पैरेलल है क्या, ये तो पैरेलल साइड है भाई, है ना, इसमें ये है पैरेलल साइड, है ना। नेत्रों को खोलिए फिर दिखेगा, है ना। ये 1 मीटर है और ये है 1.2 मीटर, लिखा है ना। फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर, है ना, पैरेलल साइड्स कितना है, 1 मीटर है और 1.2 मीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये 1 मीटर है मान लो और ये 1.2 मीटर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये है 0.8 मीटर। अब कह रहा है एरिया निकालिए, फाइंड इट्स एरिया, है ना। तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू, हाँ, इंटू, हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो उम्मीद करता हूं कि इतना लिखने के बाद इस सवाल में कोई जान प्राण बचा नहीं होगा, तो करो इसका वध। तो चलिए भाई देखते हैं इसको फटाफट। टेबल है भाई, ये टेबल बना हुआ बहुत ही खूबसूरत जैसा, और दिख रहा है इसका टेबल टॉप कैसा, ट्रेपेजियम जैसा ही, लेकिन ये हो सकता है कि हमारा साइड का इल्यूजन हो, खैर जो भी हो। मान लिए कि ये PQRS है टेबल टॉप, और ये एक ट्रेपेजियम का शेप है, और इसका पैरेलल साइड्स जो है वो 1 मीटर एंड 1.2 मीटर है, ठीक है, दोनों पैरेलल साइड्स दिख रहा है। ऐसा मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड्स है, PQ और SR इसका नॉन पैरेलल साइड्स है, ऐसा मान लिया। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.8। ये कहीं का भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी डिस्टेंस लेंगे, ये यहाँ भी लेंगे, तो क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर जगह क्या होता है, थ्रू आउट इन्फिनिटी फिक्स ही रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, कहीं भी लेंगे तो कितना निकलेगा, हाँ ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि इसका एंड का वर्टेक्स से ही लेना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, किसी भी टू पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू आउट इन्फिनिटी फिक्स ही होता है ना। तो अब हम लोग आते हैं इसका एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। रे डायग्राम सबको यहाँ दिख रहा होगा, पीछे जो था इमेज उसी का रे डायग्राम देखना है। ऐसा एक शेप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम, जिसमें मिनिमम कंडीशन क्या होता है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, है ना, एंड देयर आर टू नॉन पैरेलल साइड्स, एंड हियर इज द मेजरमेंट ऑफ पैरेलल साइड्स आर गिवन एज 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, ठीक है भाई। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2h यानी हाफ h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, एक है 1 मीटर, एक है 1.2 मीटर, दोनों को मस्ती से ऐड कर लीजिए, और उसके बाद हाइट जो है इसका उसको चिपका दीजिए, है ना। इस तरह से हमारा एरिया क्या होता है, हाँ फट से निकल जाता है, और वो एरिया कितना हो जाएगा ट्रेपेजियम का, हाँ ऐसा जब कत्ल करेंगे तो निकलेगा 0.88 मीटर स्क्वायर। समझ बात आई, ये हो गया क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। किसी को तकलीफ है क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने में किसी को परेशानी है क्या,
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज सेम टाइप का प्रॉब्लम है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अब हमको पता ही है। Now area of trapezium is given and it is 34 centimeter square and the length of one of the pedal sides is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other pedal side. इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन में डालिए, आंसर आ जाएगा यूं, है ना। नो नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एक फॉर्मूला में सब बन जाता भाई, है ना। ट्रेपीजियम है तो फिगर कैसा हो जाएगा, ऐसा टाइप का फिगर हो जाएगा, है ना। इसका एरिया दे रखा है कितना, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। पैरेलल साइड्स में से एक जो है मान लेते हैं स्मॉलर वाला है और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये पता नहीं है, और एल्टीट्यूड दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला पता करना है, जल्दी 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 पता करना भाई। तो चलिए भाई देखिए, तो हम लोग एक कंसिडर करते हैं एक ट्रेपीजियम, और वो ट्रेपीजियम है तो ये गंदा जैसा ट्रेपीजियम जो बना हुआ है इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, है ना। ये ब्यूटीफुल जैसा ट्रेपीजियम हमारे पास सामने में है। तो ये ट्रेपीजियम हमारे पास पी क्यू आर एस, ठीक है भाई। और इसे पैरेलल साइड से हमारा पी क्यू और पी एस और क्यू आर, सॉरी, है ना। ये पैरेलल साइड से हमारे पास कौन कौन, पी एस और क्यू आर, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स है, ये हमारे पास। तो चलिए भाई देखिए, तो एरिया दिया हुआ गिवन 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and length of one of the parallel side is given and it is 10 centimeter. Height is 4 centimeter. We have to find the length of another parallel side. ठीक है। तो अब है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड, कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है भाई, ये एल्टीट्यूड। एरिया दे रखा है, लिख देना है 34 इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स में एक साइड नहीं दिया हुआ है तो उसको कुछ भी मान लेते हैं, है ना। हाइट दे रखा है कितना, 4, है ना। तो 4 और हाफ को अगर हम लोग ऐसे कैंसिल करेंगे तो क्या होता है, 34/2 होता है। देखो ऐसा क्यों हुआ समझना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 था, इधर इधर मल्टीप्लीकेशन तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसलिए हो गया, ठीक है। अब 34/2 इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। 34/2 क्या होता है, बहुत अच्छे, तो 34/2 हो गया 17। अब है एक साइड दिया हुआ है 10, दूसरा कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, 17 माइनस 10, ठीक है, समझ में आ गया। इसको सिंपल बनाने का तरीका, एक लाइन में भी सवाल को बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, 34 हो गया एरिया इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 10 प्लस एक्स, मान लीजिए उसका लेंथ क्या है, एक्स है, ठीक है। ये 2 से ये 4, है ना, तो ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आए तो क्या होगा, है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 इक्वल टू 10 प्लस एक्स, है ना, एक्स इक्वल टू ये 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा एक लाइन में भी बना सकते हैं इस तरह का सवाल को, ठीक है भाई। सीधा फॉर्मूला पर लिखिए और पूरा बना दिए, ठीक है। आगे बढ़े, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है हमारा पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, ध्यान देना है, एक फील्ड है हमारे पास और वो फील्ड का शेप कैसा है, ट्रेपीजियम जैसा ही है ना। और फील्ड का नाम है ABCD। फील्ड का नाम क्या है, ध्यान देना भाई, किसी भी क्वाड्रेटर का जो नामकरण संस्कार करते हैं ना, उसका जो नाम होता है वो सीक्वेंस में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ऐसा नहीं लिख सकते आप। समझ में आया। जैसे सपोज करो ये कोई क्वाड्रेटर है, इसका नाम ऐसा नहीं लिख सकते कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, और हम लिख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटर है ABCD, ऐसा नहीं लिख सकते। ये क्वाड्रेटर हो गया ACBD या फिर ADBC, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दिस मस्ट बी इन अ सीक्वेंस, ठीक है भाई। रेंडमली नाम नहीं लिख सकते आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ABCD इज 120 मीटर, है ना। लेंथ ऑफ फेंस यानी इसका पेरीमीटर
चारों तरफ फेंसिंग करने का जो लेंथ है वो दे दिया है कितना 120। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, है ना। और बीसी जो है वो 48 मीटर है। बीसी कितना है, 48 मीटर है। बीसी क्या है, 48 मीटर है ना। बीसी क्या है, 48 मीटर। बीसी कितना है, 48 मीटर है ना। कोई दिक्कत है भाई, है ना। तो सीडी कितना दिया हुआ है, इसको इरेज ही कर देता हूँ। जब इतना सुंदर जैसा डायग्राम पीछे है तो आगे इतना घटिया तो ठीक भी नहीं लग रहा है ना। तो बीसी कितना दे रखा है, 48 मीटर। सीडी कितना दिया हुआ है, सीडी कितना दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है कितना, हाँ 17 मीटर। ये सीडी है लेंथ, ये सीडी वो नहीं है जो, समझ रहे हो ना, सीडी प्लेयर वाला सीडी नहीं है। एंड एडी 40 मीटर। एडी कहाँ गया भाई, यहाँ है एडी। एडी जी है 40 मीटर। ए भी निकल जाएगा क्या, बहुत, अगर निकल जाएगा तो निकाल के बताओ कितना होगा। ए बी परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। देखो भाई ये लिखा है कि ए बी जो है ये परपेंडिकुलर भी है, यानी यहाँ पर बना रहा है ये कितना डिग्री का एंगल, बहुत अच्छे। और इधर भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा लिखा है। तो ए बी फाइंड करना है। और क्या कह रहा है भाई, बस क्या कह रहा है, निकालने क्या, फाइंड द एरिया। तो एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले है ना ए बी को निकालो, है ना। निकालो मतलब क्या, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करो। निकालो मतलब गेट आउट करो नहीं है यहाँ, इसका मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जब ए का वैल्यू निकल जाएगा तो एरिया निकालने में कोई मसला ही नहीं है, तो फटाफट निकालिए। तो चलिए भाई देखिए, इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 120 मीटर। कितना दिया हुआ पेरीमीटर, 120 मीटर दिया हुआ है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दिया हुआ है यानी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये नहीं निकलेगा। 120 मीटर में माइनस कर दो, 48 प्लस 17 प्लस 40, तो ये निकल गया ना ए बी। और ए बी निकल गया तो ए बी क्या है, एच बी है, क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता ही है ना, एच हो गया। और ये हो गया ए डी प्लस बी सी, निकाल दो, है ना। ठीक है भाई, समझ में आता ही। तो ध्यान देना थोड़ा सा, कितना सुंदर डायग्राम है, देखो जरा सा इसमें कितना सुंदर बनाया हुआ है, प्यारा सा, है ना। तो ऐसा करके एक ट्रेपेजियम है भाई, है ना। बाउंड्री करवाया हूँ इसमें, कल ही बाउंड्री करवाया हूँ, नया टाइप का दिख रहा है ना। हाँ, कल ही बाउंड्री करवाया हूँ, नया नया है अभी, है ना। तो ये एबीसीडी हो गया। अब देखना भाई, सब दिया हुआ है इसमें, और इसका फेंस का लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, और वो है 120। तो माइनस कर दो, है ना, इसको माइनस कर दो, है ना, बाकी साइड का लेंथ को, बाकी साइड का लेंथ को माइनस कर दो, तो निकल जाए ए बी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू हो जाए कितना, 15 मीटर। और 15 मीटर ये जो है हमारे लिए हाइट, है ना। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसको बना लेना, हाफ इनटू, है ना। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर, है ना। किसी को अगर समझ में ना आया हो तो कृपया मुझे बताएं, वी विल मेक इट क्लियर, वी विल मेक इट मोर क्लियर, है ना। यहाँ समझ में आ गया ना, 15 निकल गया कैसे, सारा साइंस तो यहीं छिपा हुआ था भाई। इसके बाद क्या है, फार्मूला पे डालिए निकल जाएगा, है ना। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता सकते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज, क्वाड्रिलेटरल है, ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये ध्यान देना है। So the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field, है ना। तो कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, क्योंकि कोई ऐसा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया नहीं है कि पैरेललोग्राम है कि ट्रेपेजियम है कि क्या है,
तो कोई भी ऐसा इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी। और क्या कह रहा है, इसका जो है ना दो परपेंडिकुलर्स है, कैसा कैसा भाई, 24, डायगोनल दिया है, सॉरी डायगोनल कितना कितना है, डायगोनल सबको पता है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टू पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। वर्टिसेस पता है ना, एक क्वाड्रिलेटरल में कितना वर्टिसेस होता है, 4 वर्टिसेस होता है। और दो वर्टिसेस जो है ना, देखो यार, ये जो है और ये जो है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। क्या बोलते हैं, और ये जो है और ये जो है, इसको बोलते हैं अपोजिट वर्टिसेस। समझ में आया, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल हो सकता है, 2। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल हो सकता है, 2। और एक क्वाड्रिलेटरल में कितना वर्टिसेस हो सकता है, 4। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना वर्टिसेस हो सकता है, 4। क्योंकि 2 वर्टिसेस को मिला के एक डायगोनल बनता है, तो इन दोनों को मिला के एक डायगोनल और इन दोनों को मिला के एक डायगोनल। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल्स पॉसिबल है, 2, मैक्सिमम 2, है ना। तो द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, 24 मीटर, एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर लिए, है ना, और एक परपेंडिकुलर इस वर्टिस से ड्रॉ कर लिया। दोनों का हाइट दिया हुआ 8 मीटर एंड, तो इसको हम ले लिए 8 और इसको ले लिए हम लोग 13 मीटर। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब आराम से निकाल सकते हैं, दिख रहा होगा 2 ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है ना, तो 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उसको क्या करना है, ऐड कर सकते हैं या नहीं। इस केस में क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन उतना याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, उससे एक एरिया निकाल लो, फिर दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, इसी फॉर्मूला से फिर इसका एरिया निकाल लो और दोनों को सम्मेलन करा दो, है ना, तो पूरा फिगर बन जाएगा और उसका एरिया निकल जाएगा। तो फटाफट निकालिए। तो चलिए भाई देखिए आगे, है ना। तो ऐसा फिगर है हमारे पास, है ना। थोड़ा गंदगी साफ कर देता हूं ताकि तुम्हें दिखे साफ साफ, है ना। ठीक है भाई, अगर किसी को कोई फिर भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, इसको हम लोग और फर्दर डिस्कस करेंगे। सवाल में से कोई जान पड़ाना है नहीं। तो एक डायगोनल है 24, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इस पे 13 मीटर है ना, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इसका है हाइट 8 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, तो दोनों का एरिया बारे बारे से निकाल लीजिए और दोनों के एरिया को ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताना। पहला का एरिया हो गया 156 और दूसरा का एरिया हो गया 91। कितना हो गया, 96। अब दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। दोनों के एरिया जब ऐड करेंगे तो 156 में ऐड करना पड़ेगा 96, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा, 252 मीटर स्क्वायर। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो कृपया मुझे बताएं, है ना। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 156 हो गया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 96 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट फिगर का एरिया हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताएं, अगर आ गया हो तो गाड़ी आगे बढ़ाएं। आ गया, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब देखना है, स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किया। जब भी कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो रोम्बस कैसा होता भाई, रोम्बस होता है स्क्वायर का भाई, स्क्वायर का वो भाई जिसका चाल चलन थोड़ा टेढ़ा हो जाए, है ना। ये स्क्वायर का जुड़वा भाई था जो एक्सीडेंट में जिसका मुंह टेढ़ा हो गया था। हाँ ठीक है, समझो। तो ये है रोम्बस। तो रोम्बस के साथ क्या अच्छी बात है, ये जानना बहुत जरूरी है। रोम्बस के साथ अच्छी बात क्या है कि इसका चारों साइड इक्वल होता है और पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, समझ में आता है। यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और सारा साइड आपस में क्या है, इक्वल है, जैसा स्क्वायर का सारा साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अब है कि द डायगोनल्स ऑफ है, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल हो सकता है, 2। और स्क्वायर का डायगोनल होता है बराबर और रोम्बस का डायगोनल होता है नॉट बराबर, है ना।
तो इसका एक डायगोनल हो जाएगा बड़ा, यानी ये वाला, और ये डायगोनल हो जाएगा, ये थोड़ा सा मंजिल से भटक गया है, इसको ऐसा मान लो ये जा रहा था घर, अरे भाई, है ना, एडी एक डायगोनल हो गया और दूसरा हो गया एसी, है ना। एक है 12 सेंटीमीटर, निश्चित तौर पर जो बड़ा है उसको हम लोग 12 सेंटीमीटर लिखने वाले हैं, और जो छोटा है उसको हम लोग 7.5 सेंटीमीटर लिखने वाले हैं। अब कह रहे फाइंड इट्स एरिया। अभी अगर किसी को रोम्बस का एरिया पता है तो ये सवाल है। देखो ये रोम्बस का एरिया दो तरीके से निकलता है, इफ साइड एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आर गिवन, और दूसरा तरीका होता है इफ डायगोनल्स आर गिवन। रोम्बस के डायगोनल्स के साथ एक खास बात होती है, क्या होती है? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होता है। इसका मतलब ये इस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, साथ ही साथ बाइसेक्टर भी होगा, यानी आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। अब देखो समझ के भी बना सकते हैं इसको, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब भी बन जाएगा। इसमें सारा साइंस क्या है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है, समझ में आ गया? इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो हाफ इंटू बेस क्या है? 12 है बेस, ये वाला डायगोनल, ठीक है भाई। और एच क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक 7 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो बताइए। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 12 इंटू 3.5 हो जाएगा। अब सेम है, देखो ये और ये, इसी चीज को एक बार यहाँ निकालो एक बार यहाँ निकालो, इससे अच्छा है इसी चीज को निकाल के इंटू 2 कर लो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? हाफ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू 12 इंटू 3.5 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 जाएगा घर घूमने के लिए, ये 12 इंटू 3.5 बचेगा। किसी को ना समझ में आया हो तो कृपया बोल। अच्छा 7.5 है, अच्छा बोलना चाहिए था ना, 7.5 था भाई, है ना। बहुत अच्छे, यहाँ 7.5 था भाई, करेक्शन कर लेना सब लोग। तो ये 3.5 नहीं होगा, 7.5 का आधा होगा 3.75, कितना होगा? नहीं होगा, 3.75 हो जाएगा, और करेक्शन कर लो, है ना, कोई दिक्कत है? चलिए भाई, तो ऐसे करके इसको फटाफट बनाइए, जीनियस लड़की। चलिए भाई इसको देखते हो फटाफट, अपना गंदा सा डायग्राम हटा देता हूँ ताकि पीछे वाला साफ सुथरा वाला दिखे अच्छे से, है ना। दिख रहा भाई सबको? किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये 7.5 है ना, सेंटीमीटर से लिखा हुआ है ना, ये कंप्लीट डायगोनल्स का लेंथ लिखा हुआ है, वो 12 सेंटीमीटर से लिखा हुआ है, कंप्लीट डायगोनल्स लेंथ लिखा हुआ है, मुझे लगता है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, फॉर्मूला होता है सीधा एरिया। अगर डायगोनल्स गिवन हो तो सीधा इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है वो मैं बताया। इसका सीधा फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू D1 इंटू D2। कोई भी एक डायगोनल को कर ले आधा और दूसरे डायगोनल से करते हैं उसको मल्टीप्लाई, आंसर आ जाता है ना। यहाँ हाफ इंटू D1 D2 होता है, ठीक है भाई। तो 7.5 इंटू 6 कर देंगे, हमारा आंसर। अगर सभी लोगों का ये आंसर आया है तो सभी लोगों का आंसर सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस व्हिच साइड इज 6 सेंटीमीटर। अभी आ रहा है साइड और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पर, एंड व्हिच एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। If one of its diagonals is 8 सेंटीमीटर long, find the length of other diagonal। तो ये सवाल जो है पिछले सवाल का भाई है, समझना है क्या करना है। इसका नाम है ABCD। अभी अभी रखा हूं, क्यों अभी भी रखा? क्योंकि ये अभी अभी ही जन्म लिया है ना। अब कह रहा है कि whose side is 6 सेंटीमीटर, देखो भाई BC मान लो 6 सेंटीमीटर है ना, एंड whose एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को मान लेते करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। रोम्बस का एरिया पता है क्या होता है? एरिया क्या होता है? B/H होता है ना। बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल्स आर नॉट गिवन, तो जब बेस और एल्टीट्यूड दिया रहे तो उसका एरिया हो जाता है B/H। निकाल लेंगे एरिया। अब उसके बाद हमको क्या है, 8 सेंटीमीटर का एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा डायगोनल पूछ रहा है, तो उसका एरिया निकल जाएगा जब हमको, तो फिर हम लोग एरिया का
दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे क्या, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब हमको एरिया पता ही है, D1 अगर पता है तो D2 नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना भाई। बनाओ, मिलाओ, जल्दी मिलाओ, जल्दी फटाफट मिलाओ, जल्दी फटाफट मिलाओ। मिल गया, मिल गया भाई, है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो एरिया निकालना है। तो बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है एरिया, 6 इंटू 4 करेंगे यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना भाई। हाँ ठीक है, एरिया हमेशा यूनिट का स्क्वायर में होता है, तो करेक्शन कर लेना है। सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, या मीटर है तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सब जगह 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना भाई, है ना। दूसरा फार्मूला हमारे पास हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये भी एरिया का फार्मूला होता है। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 करेंगे तो D1 हमारे पास कितना है, 8 है, और D2 हमारे पास क्या है, फिलहाल तो पता नहीं है, लेकिन अभी पता चलने वाला है। अभी उम्मीद करता हूँ सबको पता चल गया होगा, है ना। तो हमारे पास जो अगला लेंथ है डायगोनल का वो है 6 सेंटीमीटर, और सवाल में कोई भी खास बात नहीं थी। इस तरह से सवाल अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझ समझ के बनाएंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो मिनिमम फार्मूला मेमोराइज करके मैक्सिमम आउटपुट देने वाले हम लोग, है ना। किससे, बुद्धि से, है ना। किससे, बुद्धि से। एक सवाल और देख लें क्या। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। रोम्बस शेप्ड, है ना। तो जैसे ही रोम्बस शेप्ड बोले, तुरंत दिमाग में एक रोम्बस जो है उसको ड्रॉ कर लेना है। कहाँ ड्रॉ करना है, दिमाग में। दिमाग में कैसे ड्रॉ किया जाता है, दिमाग में कैसे ड्रॉ किया जाता है, दिमाग से, पेंसिल से। दिमाग में कौन पेंसिल चलाता भाई, कोशिश भी मत करना, है ना, नहीं तो लास्ट टाइम दिमाग चलेगा, उसके दिमाग नहीं चलेगा। बन गया भाई। तो लिखा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। 3000 टाइल्स है। देखो भाई, ये जो बना रहा हूँ ना, ये सिंगल टाइल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा फ्लोर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। और ये रोम्बस शेप्ड में है, और इसमें से जितने डायगोनल्स है, उस जितना रोम्बस है उनका डायगोनल जो है वो 45 और 30 मीटर लेंथ का है, 30 सेंटीमीटर लेंथ का, सॉरी। और पूछ रहे फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4, है ना। पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 4 है। तो पहले तो एक एक जो टाइल है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ टाइल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। टोटल एरिया के बाद उसको पर मीटर स्क्वायर का एरिया 4 है, फिर उसको इंटू 4 करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट जो है वो पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइल का जो एरिया है उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, तब भी बन जाएगा, है ना। तो फिलहाल हम लोग ऐसा करके बना रहे हैं। तो पहला क्या है, पहला क्या है भाई, एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर। टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है, एक टाइल का एरिया इंटू नंबर ऑफ टाइल्स, है ना। टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, है ना, एरिया ऑफ वन टाइल, है ना, टाइल, सॉरी, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इंटू नंबर ऑफ टाइल्स, है ना। टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है, एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, इससे निकल जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स गिवन है 3000, इंटू कर देंगे, उसके बाद रेट दिया हुआ ही है, इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। चलो भाई देख लेते हैं एक बार, 3000 इंटू हाफ इंटू D1 इंटू D2, है ना। D1 पता ही है हमारा 3/10, D2 पता ही है हमारा 9/20, इतना हो गया। कोई दिक्कत है क्या, टोटल एरिया निकल गया, है ना। 3000 टाइल्स का एरिया इतना हो गया, ये हो गया एरिया एक टाइल का, है ना। ये क्या हो गया एरिया एक टाइल का। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना है 3000, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, टोटल एरिया निकल गया, है ना। एरिया ऑफ वन टाइल ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 3000 ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल एरिया निकल गया। टोटल एरिया निकल गया, इंटू 4 कर देंगे, आंसर ही निकल जाएगा सीधा, है ना।
क्या समझे? यानी टोटल एरिया कितना हो गया हमारा? 405/2 मीटर स्क्वायर, है ना? 405/2 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह के सवाल में इसको क्या करना है? यहाँ सॉल्व नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ डिवाइड नहीं करना है। क्यों? टू मेक द कैलकुलेशन इजियर एंड कन्वीनियंट। अभी देखो 405 बाई, यहाँ समझना जरा सा, टोटल एरिया कितना निकला हमारा? 405/2, और रेट हमारा क्या है? इंटू फोर करना है ना? अब समझ में आया? है ना? क्यों क्यों नहीं करना समझ में आया? क्यों नहीं करना समझ में आया? अरे समझ में आया? देखो यहाँ क्यों नहीं करना, तो समझो। समझो, थोड़ा बैक जा रहा हूँ, फिर से समझना भाई। इसको सब लोग समझिए, अगर समझ में नहीं आया तो समझो जरा सा। अभी मैं क्या बताया कि कहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। और ये आता है कैसे? ये बुद्धि का विकास कैसे होता है भाई? मोर एंड मोर प्रैक्टिस से। कैसे होता है? हाँ, ये मोर वो वाला नहीं है ना? कौन मोर? जो जू में रहता है वो वाला मोर नहीं है, जंगल में जो रहता है वो वाला मोर नहीं है। सिर्फ ध्यान दीजिए। अभी है कि 405/2 जो है उसको हम लोग यहाँ पर मैं बताया कि कैंसिल आउट नहीं करना है। क्यों? एक बार तुम टाइम वेस्ट करोगे इसको कैंसिल करने में, लिखोगे, फिर इंटू फोर करने में, तो एक बार डिवाइड करोगे, एक बार मल्टीप्लाई करोगे। जितना नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेशन जाते हैं उतना नंबर ऑफ मिस्टेक्स होने का पॉसिबिलिटी बढ़ता है ना? तो हम लोग क्या करें, सवाल बनाना, हम लोगों को कैलकुलेशन का नंबर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? इसीलिए बताया। यह जो 405/2 तुम्हारा निकला है, ये क्या है? एरिया ऑफ 3000 टाइल्स है। इसको ऐसे एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि एरिया ऑफ 3000 टाइल्स जो है उसमें हमको क्या करना है? रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकलेगा। तो रेट क्या है हमारा? 4, और एरिया सिंपली क्या है हमारा? 405/2 है। इसको कैंसिल कर लो सीधा। अब 405 इंटू 2, 810 निकल गया। अब क्या है, इसको अगर तुम प्रोसेस से बनाते हो तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से इसको कटाते हैं, कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया भाई? कितना होता है कटाने से? 220 होता है। हाँ, 202.5। एक बार ये कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हुआ। अब फिर दूसरा क्या करेंगे? क्या फिर 202.5 है, ठीक है ना? ये कोई दिक्कत है भाई? नहीं ना है? अब देखो फिर अगला कार्यक्रम, एक बार तो ये टाइम वेस्ट किया, फिर क्योंकि रेट इंटू एरिया होता है। अब एरिया क्या, रेट क्या है? 4, इंटू एरिया क्या है? फिर 202.5। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा। तो क्या ये ऐसा करना, फिर ऐसा करना, ऐसा करना, ये सही था? या फिर सीधा 405/2 इंटू फोर कर लिए, ये सही था? कुछ समझ में आ रहा होगा क्या सही था और किधर मिस्टेक्स का पॉसिबिलिटी कम होता है? समझ में आया? अब आगे बढ़े, चलो भाई, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है ना? मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन कैसा फील्ड खरीदना चाह रहा है? हाँ, लोकेशन तो बहुत बहुत अच्छा है फील्ड का। नहीं, सामने में हाईवे टाइप से भी चल रहा है, तो हाँ, जगह बुरा नहीं दिख रहा है, और इधर लगता है रिवर भी है ना, बड़ा सही लोकेशन है। हाँ भाई, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड्स अलोंग द रोड। देखो भाई क्या लिख रहा है, अगर इधर का साइड है x मीटर, इधर का ये अगर x है तो ये कितना है? रिवर साइड से कितना मिलता है उसको? 2x मिलता है ना? ऐसा लिख रहा है, नहीं लिख रहा है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, एरिया कितना दिया है? एरिया दिया 10500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है, काफी एरिया है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसा करके, है ना? ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है 100 मीटर, है ना? तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। निकाल लो, क्या दिक्कत है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ, है ना, ट्रेपेजियम क्या हो गया भाई? हाफ इंटू एच इंटू, है ना, ये मान लो x प्लस 2x होगा, नहीं होगा भाई? तो हाफ इंटू एच कितना दे रखा है? 100 इंटू x+2x कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये दे रखा है एरिया, है ना?
10500। अब हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो एक साइड हो गया, उसका डबल कर देना, दूसरे साइड का निकल जाएगा। बनाओ फटाफट। तो चलिए भाई देखिए, है ना। तो इसको मान लिया हम लोग एक्स, और इसको मान लिया हम लोग 2x। ठीक है। इसका एरिया कितना दे रखा है? इसका एरिया दे रखा है कितना? हाँ, 10500, है ना। ठीक है भाई। और हाइट दे रखा है 100 मीटर। टू फाइंड द साइड, है ना। अब ये हिंट दे रहा है, देखो हिंट क्या है भाई, थोड़ा देख ले हिंट भी क्या है। उम्मीद करता हूँ सबका बन ही गया है फिर भी, है ना। ये बहुत अच्छा डायग्राम है। ये इसका रिवर फ्रंट है और इसका रोड फ्रंट है ना। जमीन का लोकेशन वास्तव में बहुत अच्छा है, इस जगह पर रहने में अच्छा लगेगा, है ना। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 10500 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 100। एक्स प्लस 2x होता है 3x इंटू 100। और ये 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू निकलेगा 70, क्योंकि रिवर साइड में उसको 2x मिला हुआ था, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 70 इंटू 2। इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा 140 मीटर। सबको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही।